कुछ भी करने से पहले उसकी सारी तैयारी कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहना, यानी दूसरों पे ब्लेम गेम और हालात पे डिपेंड करना छोड़ देना, और ख़ुद इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाना कि और इंडिपेंडेंट हो जाना कि आप अपनी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं और उसके नताइज भी बेहतर होंगे। उसके बाद हमने सेकंड हैबिट पढ़ी जिसका नाम था बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उसका एंड रिजल्ट पहले ही सोच लें जहन में कि क्या हो सकता है। सेकंड हैबिट वाले कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ 2 दफ़ा क्रिएट होती है। फर्स्ट मेंटल क्रिएशन होती है, यानी जो हमारे दिमाग की क्रिएशन होती है। सेकंड फिर हम फिजिकली उसको क्रिएट करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग भी बननी होती है ना, उसका ब्लूप्रिंट बनता है, मैप बनता है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं कि कितने रूम्स होंगे, कैसा सारी चीज़ें कैसी होंगी। अपने करने वाले कामों का रिजल्ट देखेंगे। जैसे मेरे इख्तियार में ये तो है ना कि अगर सिगरेट की क्रेविंग हो रही है तो मैं इमेजिन करके उसका एंड सोच लूँगी कि एक सिगरेट पीने के बाद होगा क्या। पहली 3 हैबिट्स तो हैं ही सिर्फ आपकी कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ये है कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हमें पहली 3 हैबिट सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि हम इंडिपेंडेंस में आ जाएं, हम खुद मुख्तार हो जाएं। आप सब ने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि मेरी इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार वो है। मेरे माँ बाप ने मुझे समझा नहीं, मेरे माँ बाप ने अगर मेरा साथ दिया होता, मुझे समझा होता मेरी प्रॉब्लम्स को, तो आज मैं इस हाल में ना होता। मेरी बीवी नहीं ठीक, मेरी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, इस वजह से मैं एडिक्शन में आया था। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो छोड़कर चली गई, इस वजह से मैं एडिक्शन में आया था। हालात बहुत बुरे थे, मेरे घर में हर वक्त क्राइसिस का माहौल रहता था, हर वक्त लोग लड़ झगड़ रहे होते थे, इसलिए मैं एडिक्शन में चला गया। उस बंदे को लग रहा होता है कि सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना ये फैक्ट्स हैं, होंगे भी चले, लेकिन आपकी बीमारी आपकी गलतियों की वजह, गलतियां तो नहीं, आपके गलत डिसीजंस की वजह से आई है। कोई उसका जिम्मेदार नहीं होता, कोई और बंदा, आपके हालात का। एक बंदा एग्जाम्स में फेल हो गया ना, उसका वाहिद जिम्मेदार वो बंदा है कि उसने तैयारी नहीं की। कोई क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया होता, कोई घर के हालात की वजह से नहीं होता कि मैं पढ़ नहीं सका। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को ठीक करने की। चले हम ये कहते हैं कि अब हम इस बहस में ना पड़ें। अब बात यह है कि अब नुकसान हो गया है, अब हम लड़ नहीं सकते जाके किसी से। अब आपने ये काम करना है, हिम्मत करनी है और अपने आप को निकालना है इस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर किसी तीसरे की गलती या डिसीजन की वजह से कोई नुकसान हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, तो क्या हम पूरा नहीं करते? अगर कोई आकर हमारी गाड़ी को मार गया, खड़ी गाड़ी को, और कोई लाइट्स वगैरह टूट गई हैं, कोई और चीज़ आ गई, स्क्रैचेस आ गए हैं, वो बंदा भी नहीं है आपके पास, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, क्या ठीक नहीं करवाएंगे गाड़ी? अगर आपका फ़ोन कोई छीन कर ले गया है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्या आप नया फ़ोन नहीं लेंगे? क्या आप सिम बंद नहीं करवाएंगे? अगर आपका कार्ड गुम गया या चोरी हो गया, क्या आप ब्लॉक नहीं करवाएंगे? लेकिन आपकी तो गलती नहीं थी, तो फिर आप क्यों करें? करने ढूंढे ना फिर जाके उन लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है। समझने वाला पॉइंट सिर्फ ये है कि एक्स वाई जी फैक्टर्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो होना था हो गया है। अब हमें अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा उस सारे नुकसान को पूरा करने के लिए। अगर हमने कपड़े धोकर फैलाए हों और बारिश आ जाए, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है, तो नेचर का डिसीजन था, ऐसा ही था ना। तो क्या लड़ेंगे अब नेचर से कि मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं नहीं उठाता, जो मर्जी करें, अब आप ही आकर इसको हल करेंगे? क्या आप वापस नहीं समेटते? थोड़ा काम बढ़ जाता है, थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, लेकिन करते हैं ना ये सब कुछ। ड्रग एडिक्शन में ये सेम रूल अप्लाई होता है कि अब ठीक है, हम उस बहस में नहीं जा रहे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपको प्यार नहीं किया किसी ने, आपके ट्रॉमास थे, आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, आप ब्रोकन फैमिली से थे, आपका ब्रेकअप हो गया था, आपका डाइवोर्स हो गई थी। ये सारे रीजंस होंगे अपनी जगह, लेकिन अब आपने ही जिम्मेदारी लेनी है और हम आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं उसमें, हमारी जहाँ चाहे आपको सपोर्ट होगी, लेकिन आपने ही जिम्मेदारी लेनी है ये काम ठीक करने की। पहली 3 हैबिट्स जो है ना वो आपको डिपेंडेंसी में से निकालती हैं, इंडिपेंडेंट बनाती हैं आपको। वो पहली हैबिट आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले सकें और उन पर रिग्रेट ना करें, आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम फेस करने पड़ें। दूसरी हैबिट आपको इतना इन्विजन करना सिखाती है कि आप फ्यूचर देख सकें, कि आपको पता चल जाए कि अगर आपने ये फैसला करने जा रहे हैं तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या आपको नुकसान होगा, क्या आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इलाज करवा रहे हैं तो एंड रिजल्ट क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा।
अगर आप ड्रग लाइफ पर चल पड़े हैं तो एंड रिजल्ट क्या होगा? डेथ है, नुकसान है, और भी बहुत सारी चीज़ों में, यानी ये सारी गलतियाँ। तो सेकंड हैबिट आपको इस काबिल बनाती है कि आप ये वाली अपनी स्किल को जो है ना वो बड़ा शार्प कर सकें कि मैं जो भी फैसला करने जा रहा हूँ तो उसका एंड रिजल्ट मेरे पास क्या होगा। फिर थर्ड जो हैबिट है ना वो आपको तरतीब देना सिखाती है, उसका नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक इंसान यानी जिसकी ज़िंदगी में मसले चल रहे हों, वो अपनी ज़िंदगी के जिस रोल में होते हैं ना वो सिर्फ वही काम नहीं कर रहे होते, बाकी हर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है तो उसका रोल क्या है? स्टूडेंट का है और पढ़ना, लेकिन वो बंक भी कर रहा होता है, वो दोस्तों के साथ पार्टी भी कर रहा होता है, वो शायद सिगरेट वगैरह की तरफ भी रुझान रख रहा होता है। लड़ाइयाँ झगड़े भी स्कूल लाइफ में कितने हो रहे होते हैं ना, कि एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से लड़ाई और इधर उधर मार कुटाई सारी चल रही होती है। यानी एक जो जिस वो रोल में है ना वो सिर्फ उसका काम नहीं कर रहे, पढ़ने वाला और स्टूडेंट वाला उनका ध्यान बाकी एक्टिविटीज़ में। फिर वो चले इसी तरह कॉलेजेस वगैरह में काम पढ़ना होता है लेकिन लोग लव अफेयर्स में चले जाते हैं, फिर बंक करने चले जाते हैं, खाना पीना चल रहा होता है। फिर जब वो कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, काम करने वाली ज़िंदगी में आते हैं, उस टाइम उनका रोल होता है अब जॉब या बिजनेस जो भी है उस पर ध्यान देना। उस टाइम वो नहीं कर रहे होते, कोई तीसरा ही काम खोला होता है। यानी सुबह के टाइम जिस टाइम उठकर काम पर जाना है उस टाइम सो रहे होते हैं, रातों को सोना होता है उस टाइम जाग रहे होते हैं। तो पूरी रूटीन अपसाइड डाउन हुई होती है, तो वो उस रोल की भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अगर वो कोई फादर हैं तो फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो भी नहीं पूरी कर रहे होते। अगर वो कोई हस्बैंड है ऑब्वियसली तो वो उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, वो कोई बेटे हैं तो वो उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अब वो इन सारी मरहलों में से गुजर कर अब वो एक पेशेंट है, अब वो किसी ट्रीटमेंट में हैं, किसी डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, किसी रिहैब सेंटर में। अब उनका रोल एक पेशेंट का है। अब उनका ध्यान सिर्फ अपनी दवाइयों, अपनी रिकवरी, अपनी प्रोग्रेस, अपनी डिजीज़ पर नहीं है, बाकी दुनिया जहान की चीज़ों पर है। ये डिजीज़ की नेचर है, ये सिम्टम है बीमारी का। आप सबकी लग रहा होगा कि मैं जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहा हूँ मैं बड़ा कंसर्न हूँ, होंगे भी, लेकिन होना बनता नहीं है आपका। कंसर्न होना बनता सिर्फ अपने बारे में। फ़िलहाल पूछ रहे होते हैं मेरी पढ़ाई कब रिज्यूम होगी, हालांकि इस टाइम तो रोल पेशेंट का है, उस टाइम उसकी पूरी होनी चाहिए सारे रोल्स। मेरी शादी का क्या बना, मेरी दूसरी शादी करा दें या मेरी पहली शादी करा दें, बाहर रहूँगा तो फ़लाँ बिज़नेस शुरू कर लेंगे, फ़लाँ चीज़ का क्या बना, फ़लाँ घर का क्या बना, रेंट आया कि नहीं, ये चीज़ हुई कि नहीं। इन सारी चीज़ों से हमें मसला ये है कि आप इन सारे नॉन इश्यूज़ में उलझते रहें। तीसरी हैबिट कहती ये है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तरतीब दे दें अपनी सारी चीज़ों को कि मेरी ज़िंदगी में अहम कामों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर क्या है। क्या उस जगह का किराया आना सबसे पहले नंबर पर है? क्या चॉकलेट खाना सबसे पहले नंबर पर है? क्या आपका आउटडोर में जाकर बाहर चले जाना सबसे पहले नंबर पर है? क्या शादी सबसे पहले नंबर पर है? कभी इस नज़र से सोचा है कि पहले नंबर पर ट्रीटमेंट है तो मैं पहले इसकी बात कर लूँ? मैं बताऊं कि मैं जब पहले दिन आया था उस दिन से लेकर अब तक मेरे में क्या चेंजेस हैं जो मैं फील करता हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा है, मैंने कितना नुकसान कर दिया अपनी ज़िंदगी में, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने फ़लाँ चीज़ भी की, फ़लाँ चीज़ भी की, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है इन सारी चीज़ों की। मैं इस तरह से आपको पे बैक करूँगा ये सारी चीज़ें। और आप लोग मुझ पर जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे बताएं तकरीबन हर पेशेंट ने ये बात की होती है, इतना पैसा मुझ पर आप लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, वही मुझे दे दें तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। किसी ना किसी फॉर्म में ये बातें की होती है ना इतना पैसा ज़ाया करें यहाँ पर, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगा। मैं हमेशा फैमिली से कहती हूँ कि इस बात को जाने ना दिया करें और ना ही ये कहा करें कि नहीं बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। ये रस्मी बातें करने की बजाय प्रैक्टिकल बातें करें कि ठीक है हम आप पर पैसा लगा रहे हैं, आप इसे उधार समझ लो, आप बाहर निकलो, सेहतमंद हो जाओ, कमाना शुरू करो और ये वापस कर देना सारा पैसा। ये है वो चीज़ जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए पेशेंट्स को। यानी अगर ट्रीटमेंट में आकर भी फैमिलीज़ ने यही कहना है और पेशेंट्स ने और ज़्यादा गिल्ट इंड्यूस करना है कि इतना पैसा ज़ाया करें, इतना पैसा ज़ाया करें, ठीक मैंने फिर भी नहीं होना, देखता हूँ आपके पास कितना पैसा है। तीसरी हैबिट में हम ये सीखते हैं कि पहले रखने वाली चीज़ को हमेशा पहले रखें। रीअरेंज योर एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट रिकवरी, 5th है शायद ये। उसमें वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं स्लिप का। स्लिप आपने बड़ा सुना हुआ है ना, स्लिप, रिलैप्स, स्लिप। व्हेन सोब्राइटी लूजेस इट्स प्रायोरिटी,
ये स्लिप है। यानी जब सोब्राइटी अपनी प्रायोरिटी को लूज कर देती है, खो देती है, यानी सोब्राइटी हमारी रिकवरी वो पहले नंबर पर है, ठीक है, वो हमारी प्रायोरिटी है। जब पहले नंबर पर कोई और चीज आ जाती है, पहले नंबर पर सोब्राइटी की जगह शादी आ जाती है, या खाना पीना आ जाता है, या चॉकलेट आ जाती है, या कोई वेकेशन आ जाती है, या पढ़ाई आ जाती है, तो सोब्राइटी अपनी प्रायोरिटी को जब लूज कर देती है और सोब्राइटी नीचे आ जाती है तो स्लिप हो सकता है। वल्नरेबिलिटी ढेर सारी बढ़ जाती है कि ऐसे में स्लिप हो सकता है। सारे ऐसे लोग जो भी इनिशियल रिकवरी में हो, वो कहीं खाने पीने चले जाएं और एक बंदा बीच में से कह दे शुगल में कि आओ जरा सिगरेट पीते हैं, तो बीच में से 2-3 का मूड बन जाता है। बात मैं ये कर रही हूँ कि क्वांटिटी नहीं होती जो डिसाइड करती है कोई एडिक्ट है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती कि एक बंदा रोज कर रहा है तो वो एडिक्ट है। ताल्लुक अगर खराब हो जाए ना, कि एक बंदा महीने बाद पार्टी करता है, नशा करता है और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतता है, कि वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, या वो ड्रंक हो जाता है, या उसके बाद गाड़ी नहीं चलाई जाती, या उसके बाद घर वाले एक नज़र देख के बता देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो बंदा एडिक्ट है। और एक बंदा रोज़ाना रात को आकर 2 ड्रिंक्स लेता है, सो जाता है, सुबह उठ के वापस काम पर जाता है, वो बहरहाल कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहा। आने वाले दिनों में उसको भी एडिक्शन का सामना हो सकता है, लेकिन अभी वो एडिक्ट नहीं है। तो ये वाली जो बातें होती हैं ना कि मैं थोड़ी करता था, मैं ज़्यादा करता था, मैं कोई कोकेन थोड़ी करता था, मैं तो सिर्फ चर्च करता था, ये बातें आपके दिल को तसल्ली दे सकती हैं, क्योंकि चर्च को हमने घरों में न्यू नॉर्मल बना लिया होता है। एक चीज़ होती है नॉर्मल, जैसे घर में इज्जत से बात करना, एहतराम से बात करना, प्यार से बात करना, सबके घरों में नॉर्मल समझा जाता है ना। फिर एक होता है न्यू नॉर्मल, कि हम एक कोई मतलब नॉर्मल से हटकर कोई चीज़ करते हैं। उस घर में, जिस घर में कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की होती किसी ने, एक एडिक्ट चीखना शुरू करते हैं, चीज़ें तोड़ना शुरू करते हैं, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं क्या किया है और ये वो। लेकिन कुछ दिन तक वो बिहेवियर चलता रहता है और फिर वो चीखना घर वालों के लिए न्यू नॉर्मल बन जाता है, रोज़ का काम बन जाता है। अब कोई और बड़ा नुकसान होगा तो वो उससे डरेंगे। यानी अब गाली देना, चीखना, चिल्लाना, रातों को बाहर रहना, पार्टी करना, वापस आना, बुरे हाल में होना, ये न्यू नॉर्मल बन गया है। यानी कहीं ना कहीं घर वालों ने इस चीज़ को मान लिया है, वो इस पर बात नहीं करते। एलिफेंट इन द हाउस वाली चीज़, कि एक चीज़ है, सबको पता है कि इस बंदे के साथ मसला है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं करता। अब किसी दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, अब किसी दिन कोई और चीज़ होगी, उस दिन उनकी आंखें फिर खुलेंगी और उस दिन फिर इलाज का एक सफ़र शुरू होगा, इलाज करवाने का, और वो भी दब सकता है अगर माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। फिर कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर इलाज की बातें होंगी। तो ऐसे हमारे घर में न्यू नॉर्मल्स बन चुके होते हैं, जिसमें चर्स और अल्कोहल हमारे घर में न्यू नॉर्मल बन चुकी होती है। क्योंकि नशे की बीमारी इतनी कनिंग बीमारी है कि पेशेंट्स बड़े बड़े नशे इंट्रोड्यूस कराते हैं घर में, कि बाहर आइस भी होती है, कोकेन भी होती है, हेरोइन भी होती है, हेरोइन इंजेक्ट भी की जाती है। तो मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, आप बस मुझे चर्स पीने दें। फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप मुझे सिगरेट डिस्पेंस कर दिया करें, आप मुझे अपने पास डब्बी रख लें मेरी, और सुबह दोपहर शाम एक एक सिगरेट मुझे दे दिया करें, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ दूंगा। तो 3 सिगरेट तो वो वहाँ से डायरेक्ट पी रहे होते, बाकी एक डब्बी खुद रखी होती है, वो जितने मर्जी पी लें, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये घर वालों को पता भी होती हैं, लेकिन वो भी डिनाइल में होते हैं कि नहीं, ये झूठ नहीं बोलता, जो भी बात है सच करते हैं, झूठ नहीं बोलते। हर घर वालों को लगता है कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता। ठीक है, उनका बेटा नहीं झूठ बोलता होगा, लेकिन ड्रग एडिक्शन बुलवाती है झूठ। एक एडिक्ट जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है झूठ बोलने की। बाद में चाहे वो जितना मर्जी कह दें कि मैंने फलां वक्त पर आपको सच बताया था, और जितनी भी वो हिस्ट्री बताते हैं ना अपनी फैमिली को, वो कोई सिर्फ 1% या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ड्रग एडिक्शन में, या जब एडिक्शन का ज़माना चल रहा होता है, नशों में, इवन इलाज में भी शुरू के अरसे में झूठ बहुत चल रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको प्लीज़ ऑन गार्ड ना आइए, ये ना समझिए कि मैं कह रही हूँ कि ये कोई कैरेक्टर का फ्लॉ है। ये ड्रग एडिक्शन की एक नेचर है कि उसने आपको ये तोहफा दिया हुआ है। जो लोग इलाज में थोड़ा आगे आगे होते हैं ना, वो ज़्यादा एग्री करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिपोर्ट भी बन गया होता है और कुछ वो समझ भी गए होते हैं कि हाँ, क्योंकि हम जज नहीं करते आपके कैरेक्टर को कि आप झूठे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम तो अनकंडीशनल रिगार्ड देते हैं हर चीज़ पर कि हाँ, वो जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो आपसे नशों ने करवाई हैं। अगर नशों को आपसे अलग कर दिया जाए तो आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। देखें, सबसे बड़ी मिथ ही ये है कि ड्रग्स करने वाले कैरेक्टर के ख़राब होते हैं।
हम यहाँ पर टाइम एंड अगेन इस चीज़ को बता चुके हैं कि ये मिथ है। इसको मिथ क्यों कहते हैं? कि हम मीन करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बस आप लोग एक बीमारी में हैं, और अगर वो बीमारी आपसे हटा दी जाएगी तो आप बहुत सेहतमंद हो जाएंगे। अगर हम ये मीन ना करते होते तो हर छोटी बात पर पेशी ना लग रही होती मरीजों की, या पर्सनल कमेंट्स या अटैक्स ना किए जा रहे होते कि आप तो ये चीज़ करके आए हैं, आप तो फलां चीज़ करके आए हैं, या आप तो झूठे हैं, या फलां चीज़। जब तक इलाज में नहीं आते तब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता चलते। घर पे यही लग रहा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं फलां चीज़ की वजह से कर रहा हूँ। ये जो घर वाले हैं ना, ये मुझे खुश नहीं रहने दे रहे, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं गम भुलाने के लिए कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं फलां चीज़ के लिए कर रहा हूँ। उस वक्त ये चीज़ रियलिटी लग रही होती है। और जब आप लोग आते हैं, शुरू में बड़ी बुरी लगती है ना आपको ये बातें कि ये आप क्या कह रही हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। और एट टाइम्स पेशेंट्स को बड़ा बुरा लगता है, वो गुस्सा भी करते हैं कि ये आप कैसे कह सकती हैं कि मेरी जिम्मेदारी है ये। मेरी अम्मा से पूछें ना, अब्बा से पूछें जिन्होंने ये सब कुछ किया, मेरी जिम्मेदारी कैसे है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आना शुरू हो जाती है कि जिम्मेदारी तो मेरी है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ हैबिट है, जैसे पहले 3 हैबिट्स थी ना पर्सनल विक्ट्री की, कि वो तीनों हैबिट्स जब हम सीख लेंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम डिपेंडेंसी से निकल आएंगे, वो जो हम लोगों पर डिपेंड करते हैं इमोशनली, जो आप हम पर डिपेंड करें कि हम आपकी मीटिंग खुलवाएं। तो अगर आप पहली हैबिट बहुत अच्छे से जानते हो ना, प्रोएक्टिविटी, तो आपको पता हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सारी चीज़ों का, तो आप रीच आउट करें कि मेरी मुलाकात कराएं, मैंने उनसे बात करनी है, कि मेरे दिल में तो ये है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा ये चीज़। फोर्थ हैबिट अब ये है, जब हमने पर्सनल विक्ट्री अचीव कर ली, कि हमने पहली 3 हैबिट्स को पूरा कर लिया और हम जिम्मेदार भी हो गए, हमने स्किल भी अपनी बढ़ा ली कि हम इन्विजन कर सकते हैं फ्यूचर को, हमने तरतीब भी अच्छे से दे ली थर्ड हैबिट में। फोर्थ हैबिट ये है कि थिंक विन विन, यानी हमारी सोच ये होनी चाहिए कि किसी भी डील में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी चीज़ में मैं भी जीत जाऊं और सामने वाला भी ना हारे। हम ये समझते हैं कि कोई मटेरियल कोई चीज़ बची है ना पीछे, तो ही विन होता है वो। देखें, 2 टीम्स हैं, अंडरस्टैंडेबल है जीतना एक ने है, चलें ड्रॉ हो गया तो हो गया, लेकिन जीतना एक ने है, ज़्यादा चांसेस इसके हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्या आपने एक टीम हारी और एक जीती और उसके बाद ये देखा है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं पर एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रहे और बुरी बुरी बातें कर रहे हैं? क्या ये देखा है कि वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, बाद में स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस पर? हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में हार जाएं और हमारा कोई बंदा उनके किसी बंदे के साथ हंस कर बात कर रहा हो, तो इतने मीम्स बनते हैं, इतना बुरा भला कहा जाता है उस बंदे को, हालांकि वो तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें। ये विन विन के पीछे कुछ बच जाए, ज़रूरी नहीं है कोई मटेरियल चीज़ बचे, आपका पीछे ताल्लुक स्ट्रांग हो जाए, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये विक्ट्री है, ये विन है। वो जीत गए और आपका उनके साथ ताल्लुक अच्छा हो गया, यानी आपने हार को बहुत पर्सनल नहीं लिया, ये विक्ट्री है। विन विन डील हरगिज़ कोई निगोशिएबल टैक्टिक नहीं है, कि वो जैसे नहीं होता कि ना आपके ना मेरे 70 दिन कर लेते हैं, ना 100 दिन, ना 42 डेज। अब फोर्थ हैबिट में ना एक कॉन्सेप्ट है बैंक अकाउंट का, लेकिन ये आम बैंक अकाउंट नहीं है। आम बैंक अकाउंट का तो सबको पता होगा ना, पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे सेव करने के लिए, किसी को भेजने के लिए, तो उसमें कुछ डिपॉजिट कराते हैं तो विड्रॉल करा सकते हैं ना, ऐसा ही है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल बैंक अकाउंट का, जो कि सबके यहाँ पर होता है। यानी इमोशनल बैंक अकाउंट एक अकाउंट है जो आप यहाँ पर खोलते हैं एक दूसरे के दिलों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, यानी दिलों का अकाउंट होता है ये। अगर आपने किसी के साथ राब्ता बढ़ाना होता है, किसी के साथ ताल्लुक़ बेहतर करना होता है, तो आप उनके दिल में, उनके अकाउंट में अच्छे कामों के डिपॉजिट कराते रहते हैं। और अगर आपने उनके साथ ताल्लुक़ ख़राब करना होता है तो आप विड्रॉ कराते रहते हैं, यानी कोई बुरे काम उनके साथ करके, जैसे दिल दुखा कर, बुरी बुरी बातें कर कर विड्रॉ होता है, यानी आप कनेक्शन ख़राब करी जा रहे होते हैं और फिर आप नेगेटिव में चले जाते हैं। फिर आपको पहले उस नेगेटिव रेशो में से निकलना होता है, उसके बाद कहीं काम बराबर होता है और फिर आप डिपॉजिट और विड्रॉल में से विड्रॉल कम से कम होने चाहिए ताल्लुकात में। अच्छा, आप देखते हैं कि किस किस तरीके से हम डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स करा सकते हैं। डिपॉजिट्स में, यानी किसी के साथ ताल्लुक़ बेहतर करने में, किसी के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाने में, बनाने में, सबसे पहली जो चीज़ की जा सकती है वो एक सामने वाले बंदे की बात मुकम्मल तौर पर सुनकर की जा सकती है।
हमारे ताल्लुकात ज़्यादातर ख़राब इस वजह से होते हैं कि हम एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते। एक बंदा बात कर रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा ये पता है, मुझे पता है, या हम किसी और से बात करना शुरू हो जाते हैं उन्हें क्रॉस करके। जो अनहर्ड की फीलिंग होती है ना, जिसमें ये किसी को फील होता है कि मुझे सुना नहीं गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मुझे एक बार सुन तो लेते कम से कम, ये बड़ी नेगेटिव फीलिंग होती है। इससे आपके दिल में ना एक बड़ी रंजिश सी आ जाती है सामने वाले बंदे के लिए कि मेरी बात ही नहीं सुनी और अपना ही बोलकर चले गए। अगर आपने किसी के साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको एक लिसनिंग एयर प्रोवाइड कर दें। उनसे कहें मैं पूरी बात, मेरी तवज्जो पूरी आपकी तरफ है, आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। और इसी से उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है कि अच्छा चलो सुन तो रहे हैं ना मुझे। आप इमेजिन करें आप भरे हो कोई बात करने के लिए और आप किसी से बात कर रहे हैं और अगला बंदा आपकी पूरी बात तफसील में सुने, भले वो आपको कोई हल दे ना दे, आपका दिल कितना हल्का हो जाता है किसी ने मेरी बात सुन ली है। ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते हैं, आप उनको भी अपना कंप्लेन बता रहे होते हैं, वो सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख के कहते हैं जाएं, वो तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं हम ज़्यादा फ़ी देकर किसी ऐसे डॉक्टर पर जाएंगे जो पहले मेरी पूरी बात सुनेगा। ये होती है वो अनहर्ड की फीलिंग जो हम में से किसी को पसंद नहीं आती। तो आपके जब घर वालों के साथ या हमारे घर वाले हमारे साथ ये करते हैं तो इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रंजिशें आती हैं। तो अगर हमने किसी के साथ ताल्लुक बढ़ाना है तो हम उनकी बात सुनना शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर पर शो काइंडनेस, कर्टसी, रिस्पेक्ट, बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ें हैं कि अगर आपने किसी के साथ ताल्लुक अच्छा करना है तो आप ये तीनों चीज़ें करना शुरू कर दें कि आप उनके साथ काइंड हो जाएं, आप उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी ना लेकर आएँ और आप कर्टियस हो जाएं उनकी तरफ। आपने किसी इंसान के साथ अपना बैंक अकाउंट खोलना है, दिल का बैंक अकाउंट, तो उनके साथ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तो उनके साथ ताल्लुक बेहतर होगा। अपने घर वालों के साथ आप ये सारी चीज़ें डिपॉजिट्स करेंगे तो ताल्लुक बेहतर होगा। अगर बुरी बुरी बातें करेंगे ना कि मोहब्बत नहीं करते और ये वो, तो ताल्लुक नहीं बेहतर होना, तो लड़ाइयाँ होंगी फिर। तीसरी चीज़ ये है कि वादे पूरे करें, कीप प्रॉमिसेस, यानी वादे पूरे करें। अगर आप कोई वादा कर रहे हैं तो उसको पूरा करें, वरना दिल बुरे होते हैं। अगर आपने वादा किया हो कि मैं बाहर जाके कुछ नहीं करूँगा, मैं बाहर जाके सिगरेट नहीं पीऊँगा, और आप बाहर जाके सिगरेट पीना शुरू हो जाएं, तो जब आप वादा नहीं करते तो बुरा लगता है। तो आप सब जो भी अपनी फैमिली से वादा करें, अगर आपने उनके साथ ताल्लुक बेहतर करना है तो आप प्रॉमिस पूरा करें। अच्छा, आगे आ जाती हैं। बी लॉयल टू द एब्सेंस, यानी आप गैर मौजूदगी में भी लॉयल रहें। यानी एक तो होता है ना हम अपनी लॉयल्टी तब दिखाते हैं जब बंदा सामने होता है कि आप बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्यार है, और पीछे हम बैक बाइटिंग और क्रिबिंग कर रहे होता है ना ये चीज़। तो वो कहते हैं अगर आपने किसी के साथ ताल्लुक बेहतर करना है तो उसकी दिल से इज्जत करना शुरू कर दें, ताकि जब आप उसकी गैर मौजूदगी में भी हों तो आप उसके बारे में अच्छी बात करें। हम फैमिली से ये बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पेशेंट की दिल से इज्जत करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप सबकी इसमें मैं अटेंशन चाहूँगी कि देखिए फैमिलीज और पेशेंट्स ना एक दूसरे से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी ऐसी तवक्कुआत लगा लेते हैं जो पूरी नहीं हो सकती। जैसे हम किसी मैराथन रनर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब वो पीएचडी करेगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। हम किसी बॉडी बिल्डर से जिसने बहुत मसल्स बनाए हों, हम ये एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि अब ये जो है ना ये पीएचडी कर लेगा, ये बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशंस क्लियर लगानी है कि एक बंदा क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं ना, वो पेशेंट से ये तवक्कुआत लगा लेती हैं कि अब बस ये इलाज में से गुजर गया, अब ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बाहर आएगा तो बस यानी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो हम बार बार उनकी ये चीज़ें ब्रेक कर रहे होते हैं कि बेहतर हो जाएंगे, वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। और हमारे पेशेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों से कि ये बिल्कुल कंट्रोलिंग, इनेबलिंग, प्रोवोकिंग करना छोड़ देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये मुझे रोकेंगे नहीं किसी चीज़ में। तो ये वो अनक्लियर सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो चुप करके घर वाले और पेशेंट्स एक दूसरे से लगा लेते हैं। जितनी रीज़नेबल है उतनी करनी चाहिए कि हाँ ये ठीक है, बहुत बेहतर है, जिस हालत में इंडोर हुआ था उससे बहुत बेहतर है, लेकिन मसले कर सकता है और हम उन मसलों को हल करने की तैयारी करते हैं। घर वाले भी ये सोचते हैं कि अब ये 100% ठीक हो गया, और पेशेंट्स भी ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक और अब मैं ख़राब हो ही नहीं सकता। घर वालों को तैयारी ये करवाते हैं हम कि ये बाहर जाकर हल्के फुल्के फड्डे कर सकते हैं, ये लेफ़्ट राइट हो सकते हैं,
उस पर पैनिक में नहीं आना, उस पर ये नहीं सोचना कि इलाज का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उस पर आपने ये काम करने हैं। अगर फॉलोअप पर नहीं आते, लेट्स सपोज हमें कॉल करें, ये करें, फ़लाँ चीज़ करें, दवाई नहीं खाते तो ये करें, यानी इस तरह की कुछ तैयारी करवाई जाती है। फैमिलीज़ और पेशेंट्स एक दूसरे से क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखें। बिल्कुल ना सोचें कि अब ये घर वापस आएगा तो बस मेरे और इसके ताल्लुकात बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे और कभी कोई मसला नहीं आएगा। लाइकवाइज आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए, स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, रिजल्ट्स इवेंचुअली मिल ही जाते हैं। जैसे हम बार बार वो स्टिचेस की बात नहीं करते कि डॉक्टर सिर्फ स्किन को पास लेकर आता है और फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है और फिर खुद ही हीलिंग होना शुरू हो जाती है बीच में से। तो हम और आपकी फैमिली मिलकर ये कर रहे हैं आपके साथ कि हम स्किन को पास लेकर आ रहे हैं, आपको ड्रग्स से दूर कर रहे हैं, आपको दूसरे अच्छे बिहेवियर सिखा रहे हैं, और फिर किसी टाइम बीच में डिवाइन एक इंटरवेंशन हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि पेशेंट ट्रैक पर आ गए हैं। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।